हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके डिस्कस करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करा था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने जैसे कुलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डिस्कस करना था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दे कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमने क्या कि दे सेंट्रल फोर्स है, ये सब सेंट्रल फोर्स है। कहने का मतलब क्या है कि लाइन पे ही दोनों के जो सेंटर टू सेंटर है उसी पे एक्ट करेगा, अदर कहीं पे भी उसका इंपैक्ट नहीं होगा। थर्ड, ये क्या स्ट्रेंथ इसका जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम चेंज करेंगे, एयर से वाटर, एल्कोहल किसी और मीडियम में ले जाएंगे तो उसका जो उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो भी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगी। एयर में ही मैक्सिमम मिलती है, अदर किसी मीडियम में जाएंगे तो उससे कम ही हो जाएगा, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी बाकी है, इसमें भी हम कुलम्ब्स लॉ पे बेसिक क्वेश्चंस वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सुपरपोजिशन के ऊपर भी लाएंगे। सुपरपोजिशन पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे मल्टीपल चार्जेस के लिए, कुल मिला के मल्टीपल चार्जेस के ऊपर हम बात करते हैं तो वो सुपरपोजिशन है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है ना। जैसे नंबर 1, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between due to two positive charges ठीक है, is 3.6 into 10 to the power minus of 7 Newton। ये the electrostatic force between due to two positive charges is G if the distance between both charges is 5 angstrom। बहुत ही कम है, डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब अगर इतना कम डिस्टेंस है, देखो तो साइज ऑफ द पॉइंट, कुल मिला के जो साइज है बॉडी का वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी बात है, क्योंकि 5 एंगस्ट्रॉम इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो 5 एंगस्ट्रॉम तो आप दिखा भी नहीं सकते, इतना कम है, ठीक है। हम तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर से नीचे तो दिखा ही नहीं पाएंगे, तो एंगस्ट्रॉम है जो माइक्रोमीटर नैनोमीटर के बाद आने वाला है, 10 to the power -10 में, तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो चलिए कोई नहीं, थ्योरेटिकली आगे बढ़ते हैं। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 5 एंगस्ट्रॉम, देन how many electrons will be removed to create या to produce charges on both body। दो बॉडी पे अगर जो पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज रखना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव होना पड़ेगा। तो देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या दे रखा है, गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस देख लीजिए, ये दो चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लिया। r कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम है। 5 एंगस्ट्रॉम है, वो कितना हो जाएगा, 5 × 10 to the power -10 मीटर, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। उसके बाद दोनों के बीच जो चार्जेस है वो सेम है, पता नहीं कितना है लेकिन सेम है, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है, दिखा है नहीं। इफ द फोर्स ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस जो कि आइडेंटिकल है, इक्वल है, ठीक है, ओके। फोर्स की वैल्यू कितने तरह की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 3.6 × 10 to the power -7 न्यूटन। हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रिमूव हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, चार्ज की वैल्यू। चार्ज चाहिए ना, तभी तो उसके बाद हम निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन। चार्ज निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लगाएंगे, क्वांटाइजेशन की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से अगर हम देखें तो क्या है अपने पास कूलम्ब्स लॉ के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe = K Q1 Q2 r² है, ठीक है। जो गिवन अपने को कितना है, 3.6 × 10 to the power -7 न्यूटन। चलिए तो देखा जाए तो K की वैल्यू क्या है, 9 × 10 to the power 9। Q1 Q2 दोनों आइडेंटिकल है, ये Q1 है ये Q2 है ना, Q1 एंड दिस इज Q2। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम है।
5 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2 बार लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में है। और गिवन क्या है? फोर्स की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। यहाँ से हमें क्या निकालना है? क्यू की वैल्यू। तो देख लीजिए क्यू स्क्वायर ये इधर रख लेते हैं, बाकी को इधर भेज दीजिए। 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 5 5 जाओगे 25, 10 टू द पावर माइनस 10 20। 9 इंटू 10 पावर 9 को हमने नीचे कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ से 9 4 जा 0.4 हो गया, 9 4 जा 36, 25 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर 9 and 7 16, माइनस का है तो कितना आ गया? माइनस का 36 हो गया, है ना। 9 7 16 इधर हो गया 20 36 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 36। अब ये नहीं कि 10 टू पावर माइनस का 35 कर ले, है ना, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो क्या है, कभी ऑड नंबर ऑफ द पावर रूट से बाहर कैसे निकलेगा? तो फिर उसी में अटक जाएगा, है ना। इसीलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। रूट 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी? 3.28 या 3.3 कुछ इस तरीके से, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 36 से 18। इतना कूलम चार्ज अपने को मिल गया। If the electrostatic force between two charges, if they are separated by a distance of 5 angstrom and the value of the force is 3.6 into 10 power minus 7, then the value of charge must be 3.3 into 10 power minus of 18 coulomb. ये तो होना ही पड़ेगा, ये आ गया। अब हम ले आते हैं किसको? क्वांटाइजेशन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस क्या होता है? हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज इन द सेंस कि फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता है। तो देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। तो Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई Q कितना है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18 है, 18 है ना, 9 7 16, हाँ 36 18, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 90। अप्रोक्सीमेट ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आइयो चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया, है ना। तो अगर आपको दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी फोर्स डायरेक्टली भी निकालने के लिए हो सकता है, तो बेसिक होगा KQ and Q2 by RS का, है ना। तो इसमें क्या था कि आपको पहले फोर्स की हेल्प से क्या निकालना था? चार्ज। उसके बाद हमने क्या करा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन में a free pith ball A of 8 gram carry charge this, ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो अपने को क्या है, जरा ध्यान से देखिए, दो बॉडी है यहाँ पे A and B। There are two bodies A and B which are separated by a distance of 5 centimeter. A have charge something and find the value of charge B on B। ये दे रखा है आपको, B पे फाइंड करना है, और A का जो मास है वो भी दे रखा है ना। तो देख लीजिए डायग्राम कुछ पहले, लेट कि ये एक चार्ज बॉडी A है, इससे कुछ 5 सेंटीमीटर नीचे अगर हम बात कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज बॉडी है B। A and B वो चार्ज बॉडी है। A पे हमें चार्ज कितना है ये पता है, चार्ज एट A जो है वो कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 कूलम, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। B पे क्या चार्ज बनेगा ये अपने को नहीं पता है। साथ में चार्ज मास जो है, एक पे जो मास है, मास वो कितना है, मान लेते हैं इसके मास को हमने m मान लिया, वो कितना दे रखा है? 8 ग्राम दे रखा है। ये देख लीजिए 8 ग्राम। तो फाइंड करना है QB, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R से डिनोट कर लेता है, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5/100 मीटर है, ठीक है। तो हमें QB निकालना है इस तरीके से। अब अगर हम A पे ध्यान से देखें, तो A पे देख लीजिए जरा ध्यान से। तो ड्यू टू चार्ज ऑन B और चार्ज B बॉडी एंड A बॉडी की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा। हमें B का नेचर नहीं पता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ही है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑन A पे ये कैसा फोर्स फील कराएगा, इसको एक्सपीरियंस कराएगा, आउटवर्ड दूर जाता हुआ। तो इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव फिलहाल के लिए मान लीजिए, इसलिए पॉजिटिव है, तो इससे जो फोर्स बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज है वो क्या है? दूर जाता है, वो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। और इस चार्ज बॉडी A की अगर मैं बात कर लूं, तो इसका तो अपना वेट भी है, मास भी है कुछ, तो मास की वजह से क्या बन जाएगा? कुछ वेट बन जाएगा, है ना, जो नीचे की तरफ होगा, mg, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है? इसी पोजीशन में है।
चेंज नहीं हो रहा है, ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच पा रहे हैं, या वेट की वजह से नहीं नीचे भी चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों फिलहाल क्या है, उसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। अगर मैं ए की बात करूं, फॉर ए पे अगर हम ध्यान से देखें तो दो फोर्सेज लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है वेट mg, और दोनों सेम पोजीशन में, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो फिलहाल ये किसमें है, एट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल देखते हैं। तो नेट फोर्स ऑन इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स ऑन इक्विलिब्रियम ऑलवेज क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं डायरेक्शन के साथ देखना है, यानी कि Fe प्लस Mg लिख देंगे। नेट मींस टोटल, दोनों को ऐड नहीं कर देना, क्योंकि ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। हम ऐड भी करने जाएंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो Fe माइनस Mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe माइनस Mg इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो है एट इक्विलिब्रियम, तो Fe इक्वल टू कितना हो गया, Mg। Fe क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2, तो QA QB अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। mg मास, mg को फिलहाल ऐसे रखें। तो बताइए क्या हो गया। तो k की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 to the power 9। qa कितना दे रखा, 5 into 10 to the power minus of 8, एंड qb पता नहीं है। r दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25, 10 to the power minus of 4 मीटर में आ गया। इधर देख लिए मास कितना दे रखा है, 8 ग्राम, दैट इज 8 अपॉन 1000 केजी में। g की वैल्यू हमने 10 ली। अब 9.8 भी रख सकते हैं, 10 अप्रोक्सीमेशन में हमने ली, है ना। अब देख लेते हैं, 5 5 जा कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इधर क्या है, qb इज इक्वल टू, एक 0 से 0 रख दीजिए, 8 अपॉन 100, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, 5 into 10 to the power minus of 4 है, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, दैट इज 9 into 10, 90 हो गया, है ना। देख लीजिए 9 into 10, ये सुनो 9 10 to the power 9 और 10 to the power minus 8, तो 10 बच गया, ये हो गया। तो कुछ कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10 कर लिए, 2 4 जा 8 कर लीजिए, है ना। 4 से ये 25 कर लीजिए, चाहे क्यों काटना है इसको, ऐसे ही रहने देना। 4 है, ये 100 को 10 to the power में कर लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, 4 into, सॉरी 9 भी 10 to the power माइनस ऑफ 6 हो गया, 4 अपॉन 9, और ये 2 जीरो जो है ऊपर जाके माइनस में सपोर्ट करेगा, दैट इज 4 into 10 to the power 4 अपॉन 9 into 10 माइनस ऑफ 6। तो QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 40 अपॉन 9 into 10 to the power माइनस ऑफ 7, 9 4 जा ऐसे ही चलता रहेगा, 10 to the power माइनस ऑफ 7 कूलम। देखिए तो कितना है, चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अगर मैं QB की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड, दोनों पूछा है मैग्नीट्यूड के साथ नेचर। नेचर कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव ही है, नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों, तभी तो ये रिपल करेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स बनेगा। रिपल्सिव फोर्स बनने की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ, तभी तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। मान लीजिए ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो सपोर्ट ही कर देगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, 10 से इसके ऊपर गिर जाएगा, है नहीं। तो इसीलिए इसका चार्ज का जो नेचर है मस्ट बी पॉजिटिव, ताकि रिपल्सिव फोर्स बने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव हो सकता है, और वेट थोड़ी ना ऊपर जा सकता है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, हमेशा ही वो कैसा होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड रहेगा। तो इसका पॉजिटिव होना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं मेडिकल, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। A charge Q is divided into two parts, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, such that the electrostatic force between both charges या both charges, देखिए दो चार्ज नहीं, एक ही चार्ज के हमने दो पार्ट किए, तो उसकी वजह से दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा will be maximum
when they are separated, they are kept at some distance। कहने का मतलब क्या है कि ये एक चार्ज था, उस चार्ज को हमने क्या करा, उसके दो पार्ट कर दिया और बोला कि दोनों पार्ट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है ताकि उन दोनों की वजह से, अगर दोनों अब जो पार्ट बन गए दोनों को अलग अलग रखेंगे तो उन दोनों पार्ट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो। अगर ऐसा है तो क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट, दोनों पे कितना चार्ज मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है दे रखा कि मान लीजिए कि एक चार्ज Q है, इसके दो पार्ट कर दिए, ये मान लेते हैं x है और दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस x, इस तरीके से दो पार्ट कर दिए, है ना। अब क्या है कि इन दोनों को इस तरीके से रखना है, कुछ डिस्टेंस पे रखना है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या मिल जाए, मैक्सिमम। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है हमने r मिल लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, k x हो गया, दूसरा q माइनस x है अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं k q x माइनस k x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं, हमें क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो लेकिन कैसा हो, मैक्सिमम हो। और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए Q की क्या वैल्यू होगी, ये दोनों पार्ट में, वो फाइंड करना है। चलो तो हम जानते हैं कि जब भी मैक्सिमम या मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम मिनिमा की बात होती है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। चलिए तो वही करने जरूरी है। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या हम करेंगे, DFE अपॉन dx, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ कौन x है, Q थोड़ी ना, Q तो पहले से पता है कि 2 कूलम 4 कूलम कोई चार्ज था उसके दो पार्ट किए, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, r नहीं वेरिएबल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी ले लेंगे वो फिक्स है। तो ये क्या करना है, उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। चलिए तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए kqx माइनस kx स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालिए, क्योंकि कांस्टेंट का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो सेम होता है, उसको बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, तो उसको बाहर रख लेते हैं। तो k इन दोनों में है अपॉन r स्क्वायर, है ना। q इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो बाहर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना फिलहाल। तो ये हमने बाहर कर लिया, इधर क्या बच गया, dy dx ऑफ किसका, qx माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये बन गया। अब जो कांस्टेंट है उसको 0 के साथ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे। तो अपने पास बचा dy dx qx माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इनटू क्या है, r स्क्वायर अपॉन के, तो 0 ही हो गया, ये सुनो, ये 0 हो गया। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, q अब फिर से कांस्टेंट है, अब 1 बाय 1 हम करते हैं। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, dy dx पहले किसका होगा, qx का, माइनस dy dx फिर किसका होगा, x स्क्वायर का, इधर क्या है 0, तो q बाहर है, बाहर हो गया, dx by dx ये 1 हो गया, है ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो यहां से q इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, q by 2, कितना हो गया, तो x इक्वल टू अपने को मिल गया कितना, q by 2। तो दोनों जो चार्जेस है उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये चार्ज q था, एक को मिला था कितना, x, दैट इज कितना हो गया, q by 2। जब एक को हाफ मिला है तो दूसरे को भी तो हाफ ही मिलेगा, ये सुनो, क्योंकि टोटल चार्ज q था। तो चार्जेस मस्ट बी हाफ एंड आइडेंटिकल, जो भी टोटल चार्ज था उसका हाफ हो तो आइडेंटिकल होगा ही होगा। अगर 10 कूलम था तो 5 कूलम, 20 माइक्रो कूलम था तो 10 माइक्रो कूलम, इस तरीके से। अगर मान लीजिए -20 है तो माइनस का 10 माइनस का 10, इस तरीके से आइडेंटिकली वो डिवाइड हो जाएगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स। सेपरेशन चाहे जो भी आप रखें, है ना, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट के लिए। नेक्स्ट हम टाइम पीरियड के ऊपर करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर बोर्ड में इसके पूछे जाने के चांसेस है।
जेईई नीट में तो फिर डेरिवेशन के लिए नहीं आएगा, उसमें डेरिवेशन के हिसाब से पूछा जाता है। तो मैं डेरिवेशन ही करूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं कि डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल of charge minus of q1 is rotating about a charged particle q2 on circular path if q2 is present in the center, if q2 is present in the center of circular path and obviously बात है ये उसके से इसमें हो जाएगा, लेंथ बढ़ाने वाली बात है। q2 क्या है, सर्कुलर पाथ पे के सेंटर में बैठा पड़ा है, ठीक है ना, एंड द रेडियस of path is r, then find time period for q2 for one revolution या रोटेशन, ठीक है ना, एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा वही हमें निकालना है। पहले फिल कीजिए इसको, ध्यान से देखिए। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कैसा है, सर्कुलर पाथ है। उसके सेंटर में यहाँ पे क्या कौन बैठ पड़ा है, Q2 है, और ये किस तरीके का प्लस का है ना, Q2, ठीक। दूसरा एक चार्ज बॉडी है, वो कौन है, Q1 है, वो यहाँ पे है, कैसा है, माइनस का है, चलेगा। और इन दोनों के बीच में सेंटर में और ये सर्कमफेरेंस में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r ही है, जो कि रेडियस है। सर्कुलर पाथ के हिसाब से वो रेडियस है, सेंटर टू सर्कमफेरेंस, और हमारे लिए Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। चलिए ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, ये इस तरीके से इधर मूव कर रहा हो, कुछ सम वेलोसिटी है नहीं, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, हम उसको v मान लेते हैं, v भी नहीं पता है। हमें निकालना क्या है कि टाइम पीरियड कितना है, इसको यहां से रोटेट करते करते यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहीं पे आ जाएगा, तो इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। सबसे पहले हम सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगेगा, बिल्कुल चार्ज दिखे तो कूलम्ब्स लॉ तो लगना ही लगना। तो फिर सबसे पहले इस वेलोसिटी को फाइंड कर लिया जाए। देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1 घूमते 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 एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ, सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r। डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी या स्पीड पता है निकालने के बाद, तो टाइम तो निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड। अब स्पीड के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो फोर्स भी आपको दिखेगा, सर्कुलर फोर्स, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे देखिए सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये Q2 जो चार्ज है उसके लिए ये Q1 ये अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चाहे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको सेंट्रीपिटल, एक्चुअली में यही होगा क्योंकि यही इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल के केस में कौन है, दिस Fe इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये वाला Fc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप ये रेड कलर आपको विजिबल हो। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सर्कुलर पाथ पे जानते हो, माउथ वगैरह, इसमें हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होता है, इस वजह से वो सर्कुलर पाथ पे चलते बनता है। जिस टाइम वो दोनों फोर्स अनबैलेंस होगा उस केस में, अगर मान लीजिए ये बढ़ा तो नीचे गिर जाएगा वो बाइक वाला, अगर Fc सेंट्रीफ्यूगल बड़ा हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा। तो फिलहाल हम भी मान के चलते हैं कि ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है भाई, तभी तो इस पाथ को कंटिन्यू कर पाएगा। ये ज्यादा हो गया तो उसका पाथ छोटा होकर अंदर की तरफ आ जाएगा, ये बड़ा हो गया तो इस पाथ से वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे बाहर हो जाएगा, है, लेकिन ना तो ये हो रहा है और ना ये इसमें गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स क्या है, बराबर है ना, दोनों बराबर इक्वल है, तभी ये उसी पाथ को कंटिन्यू कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हियर both forces
कौन सा दो बोथ फोर्सेज है, Fe एंड Fc, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल वाला, बोथ फोर्सेज आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे है, दोनों कहां पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, या सीधे इक्वल लिख लेते हैं, नेट फोर्स 0 लिखने की जरूरत नहीं। Fe इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, Fc लिख सकते हैं, चाहे Fc इज इक्वल टू Fe लिख सकते हैं, है ना। याद रखें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही Fe है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैं इसको डैश लगा दे रहा हूं, उससे कंफ्यूजन हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या है, Fe है। तो क्या है, Fe क्या हो जाएगा, k q1q2/r², q1 q2 ही है तो q1 q2। याद रहे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना होता है, ना कि प्लस माइनस के साथ। तो k q1 q2/r² है, एक r से r कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने को क्या मिल गया, mv² इज इक्वल टू k q1 q2/r। यहां से अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन mr। ये सुनो, तो v अगर हमें चाहिए तो स्क्वायर हटा दीजिए, इसमें रूट लगा दीजिए, दोनों में निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी निकालेंगे, बोर्ड में जनरली एप्सिलॉन नॉट में प्रूफ करना होता है, पहले k में कर लीजिए, आसान रहता है। ये v हो चुका है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जितना होगा सर्कुलर पाथ का उतना ही तो उसको ट्रेवल करना है, और वो कितना हो जाएगा 2πr। तो सर्कमफेरेंस डिस्टेंस हमारे पास है 2πr, वेलोसिटी या स्पीड अपने के पास है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है कितना 2πr एंड स्पीड कितना है अंडर रूट में है ये, है नहीं। तो देख लीजिए, लिख लेता हूं k q1 q2 अपॉन mr। अब इसको भी अगर मैं रूट में लेके चलना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एक ही कॉमन, एक ही रूट के कर सकता हूं, तो ये 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर करके पाई हो जाएगा π² r हो जाएगा r² अपॉन k q1 q2, है ना, अपॉन क्या क्या है mr। अब देख लीजिए जरा ध्यान से, रूट हमने लगा दिया, 4π² r² अपनी जगह पे है, k q1 q2 ये भी अपनी जगह पे है, mr ऊपर आ गया, ये हो गया। तो अगर हम देखें किसके टर्म में, एक r क्यूब कर देते हैं, तो अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए, टाइम पीरियड कितना हो गया अंडर रूट, देख लीजिए 4π² m r² अपॉन k q1 q2, k के टर्म में हम देखेंगे तो ये रहा टाइम पीरियड, लेकिन अगर आपको k नहीं एप्सिलॉन नॉट के टर्म में चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट में देख लेते हैं, k की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अंडर रूट 4π² m r², k को ऊपर लिख देंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो 4π एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बच गया सिर्फ q1 q2। तो टाइम पीरियड यहां से देख लीजिए क्या बन गया, 4 4 जा 16 π² एप्सिलॉन नॉट m r, एक मिनट r क्यूब था ना, r n r² r क्यूब है, m r क्यूब अपॉन q1 q2, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के क्या बात है कि जब कोई एक चार्ज बॉडी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे या रिवॉल्व करे तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट मच, कितना है 16 π² एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन q1 q2, ये उसके पास इतना टाइम तो लग जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चार्जिंग मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर मे बी 7 तो या 6 तो। there are two identical metal sphere have charge. There are two metal sphere of charge q and minus of 2q. ये are kept in contact
आर, पहले लिख लेते हैं आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे वो सेपरेटेड है। नाउ दे kept in contact, they kept in contact and placed again in original position, ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से रख दें इसको, ठीक है। देन कैलकुलेट न्यू फोर्स if original force is F, ओरिजिनल फोर्स को अगर हम F ले ले तो न्यू फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए अब यहां पे क्या है, समझिए इस चीज को कि दो चार्ज था, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है। अब क्या है, इन दोनों चार्ज को कांटेक्ट में ला दिया गया और फिर से वहीं पे रख दिया गया d डिस्टेंस पे। तो इसके बाद कुछ चेंज होगा, चेंज होगा तो नया फोर्स बताइए, नहीं चेंज होगा तो पुराना ही रह जाएगा। ऑब्वियस सी बात है चेंज तो होगा, क्यों होगा देखते हैं। पहले ओरिजिनल केस देख लेते हैं। ओरिजिनल केस क्या है, ओरिजिनल केस की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू चार्जेस, ये चार्ज बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। अनआइडेंटिकल चार्ज बॉडी होगा तब ये नहीं हो पाएगा जो हम करने वाले हैं, तो फिलहाल आइडेंटिकल होना जरूरी है, इसको स्किप ना करें। ध्यान से देखिए, दो आइडेंटिकल बॉडी है, इस पे चार्ज क्या है Q, दूसरे पे चार्ज क्या है माइनस का 2Q है। तो इसकी वजह से मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो F पहला जो फोर्स बना वो क्या हो जाएगा K Q माइनस, सॉरी माइनस में तो लेना ही नहीं, सिर्फ प्लस में 2Q अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस d, दैट इज F1 हो गया 2KQ स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब क्या है, न्यू केस की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या है कि इन दोनों को पहले कांटेक्ट में लाया गया, ले आए गए, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, इस पे चार्ज क्या था Q, इस पे चार्ज है माइनस का 2Q। तो उसके बाद फिर से दोनों को सेपरेट किया गया, अलग अलग कर दिया गया, कितने डिस्टेंस पे, जो पहले था d डिस्टेंस पे। तो अब क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी को आप कैप्टन कांटेक्ट में रखेंगे, कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे पे चार्ज चेंज हो जाए। चार्ज अब जो पहले Q1 दैट इज इसको Q1 मान लो, जो Q है और ये Q2 माइनस ऑफ 2Q है, आइडेंटिकल शेप एंड साइज होने की वजह से, यही इसीलिए आइडेंटिकल शेप एंड साइज होने की वजह से देख लीजिए ये होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है आपको, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो उसपे क्या हो जाता है, आइडेंटिकल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, आइडेंटिकल चार्ज दोनों हो जाएंगे और वो दोनों पे जो न्यू चार्ज होगा, दैट इज मान लीजिए Q डैश ले लिया हमने, वो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बराबर होगा Q प्लस माइनस ऑफ 2Q। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी तो आपको साइन के साथ पुट करना है, 2Q अपॉन 2, आइडेंटिकली हाफ हाफ हो जाना है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ Q/2। अब ये दोनों पे, इस पे भी कितना हो जाएगा माइनस का Q/2 और इस पे भी हो जाएगा माइनस का Q/2, ये चार्ज है। तो न्यू फोर्स की अगर हम बात करें तब न्यू फोर्स F2 मान लेते हैं, दोनों के बीच से डिस्टेंस d है, अब इस पे F2 फोर्स हो गया। F2 क्या हो जाएगा कि पहले पे चार्ज है Q/2, दूसरे पे भी चार्ज है Q/2, माइनस नहीं यूज करना, वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन d स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो KQ स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर हो गया, है ना। अगर यहीं से अगर आप देखो इसको K इतने की बात कर लेते हैं, देख लीजिए, नहीं नहीं इधर 2 है, चलो रेशियो ले लेते हैं, ये F2 है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से अगर हम डिवाइड दें तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है KQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा देख लीजिए 1/4 है ना, और नीचे क्या था इस वाले में 2 है, क्योंकि F1 हमने लिखा था 2 नीचे ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/8, दैट इज F2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ F1 से ये ओरिजिनल फोर्स से कितना हो जाएगा 8 टाइम्स कम हो गया, है ना, 1/8 टाइम्स है, दैट इज 8 टाइम्स कम हो गया। समझ में आया बात। तो जब ऐसा नहीं है कि जब पहले और अब में कोई चेंज नहीं होगा, जब भी हम कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने की वजह से चार्ज क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन की वजह से
चार्ज चेंज हो जाता है, और दोनों अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। अगर दोनों मान लीजिए पहले पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तो Q1 प्लस Q2/2, एक पे Q है, दूसरे पे 0 है, तो Q/2 दोनों पे चला जाएगा, है ना। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो इस वजह से ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन पे, वो क्या है। चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्या है क्वेश्चन। इस बार 3 बॉडी है, ए मान लेते हैं, बी मान ली, सी मान ली। देयर आर 3 बॉडी। ए जो है चार्ज बॉडी, उस पे चार्ज क्या है, ए पे है चार्ज Q, बी पे भी है चार्ज Q, एंड सी पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है। अब सी चार्ज नहीं है तो सी को एक बार हम ए के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, एक बार बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। ठीक है, दोनों के सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, r है, इसके बीच का डिस्टेंस भी, इसके बीच का डिस्टेंस भी r है। अब क्या है, क्वेश्चन अगर सुनना चाहे तो देयर आर 3 चार्ज बॉडी, देयर आर 3 बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी है, a b एंड c हैविंग चार्जेस q q एंड 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इफ c is kept in contact with a first, then kept it with b and then finally removed, दोनों को से उसको हटा लिया जाता है, placed at original position, तो आपको दोनों, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। दोबारा सुन लीजिए, C को हमने क्या किया, एक बार A के साथ कांटेक्ट में लाया, फिर उसको पहले A के साथ, फिर किसके साथ, B के साथ, पहले A के साथ, B के साथ, इसमें चेंज हो जाएगा, पहले B के साथ तो फिर A के साथ करेंगे तो चेंज हो सकता है। इस केस में नहीं होगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम ही है। मान लीजिए इस पे Q, इस पे दूसरा कोई लिखा होता तो चेंज हो जाता। तो देख लीजिए फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो A एंड C को साथ में कांटेक्ट में लाया गया, इस पे चार्ज क्या है Q और इस पे चार्ज क्या है 0, सॉरी A एंड C को लाया गया कांटेक्ट में, तो इसकी वजह से चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज हो जाएगा, हाफ हाफ बच जाएगा, तो Q प्लस 0 दैट इज Q, तो इस पे भी कितना आ जाएगा, A पे Q/2 एंड इस पे भी क्या आ जाएगा Q/2, दोनों पे Q/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ये C है ना। अब क्या है, यही पे बात खत्म नहीं है, सेकंड केस की बात देख लेते हैं। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में भी C को ही लाया गया है, किसके कांटेक्ट में, B के कांटेक्ट में, B के कांटेक्ट में C को लाया, तो B पे क्या चार्ज Q है, C पे चार्ज क्या है 0, नहीं, now C is not a neutral body, C has charge that is Q/2 due to charged A body, A की वजह से अब चार्ज हो चुका है कांटेक्ट में लाने की वजह से, अब उस पे चार्ज 0 नहीं Q/2 है, तो ये नहीं लिखना कि 0, तो कितना है इसमें चार्ज Q/2 है ना। फिर से चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा, दोनों पे चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज होगा तो आइडेंटिकल होगा, तो मान लेते हैं इस पे जो चार्ज बना Q डैश कर लेते हैं, वो कितना होगा Q प्लस Q/2 Q1 प्लस Q2/2, तो क्या हो जाएगा 3Q/4, मींस अब B एज वेल एज C जो बॉडी है, दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4 दोनों पे हो जाएगा। अब दोनों पे डिस्टेंस सेम ही लेके चले, तो अब फाइनली अगर हम बात चेक करें तो क्या कहें, फाइनली की अगर मैं बात करूं तो A पे कितना चार्ज है, A पे चार्ज है, इसको Q1 ले लेते हैं, A पे चार्ज कितना है Q/2 है, B पे कितना चार्ज है Q2 लिख देते हैं, इस पे चार्ज देखा जाए तो 3Q/4 है, एंड C पे कितना चार्ज है Q3 लिख लेते हैं, 3Q/4 है ना। ये फाइनल, इसके बाद तो किसी को रिप्लेस नहीं करा रहे, तो B एंड C पे क्या चार्ज है 3Q/4 C पे Q/2 नहीं, इसके बाद तो C को फिर से कांटेक्ट में लाएगा ना, तो A एक दोबारा से किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो कितना Q/2। मान लीजिए कि A को भी B के साथ कांटेक्ट में ले लिया जाता, तो Q/2 प्लस 3Q/4 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तब जाके A एंड B का चार्ज होता है। कुछ इतना ही फिलहाल तो यही चेक करते हैं। तो पहला केस, फोर्स बिटवीन A एंड B पहले चेक करते हैं, डिस्टेंस सेम ही रख लेते हैं, डिस्टेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन, मान लीजिए चाहे A एंड C की बात करें, चाहे B एंड C, सब की चेक करेंगे, तो फोर्स बिटवीन A एंड B की बात कर लेते हैं। तो K, A पे चार्ज है, A पे चार्ज कितना है Q/2,
बी पे चार्ज कितना है 3q/4 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप लेना चाहे r तो r स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया k 3kq² अपॉन 8r स्क्वायर, ये मिल गया। अगर मैं बात करूं बी एंड सी की बात, बी एंड सी दोनों में चार्ज सेम ही है, तो k 3q/4 इसका स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन r स्क्वायर, तो 9/16 kq² r स्क्वायर, ये हो गया। एंड थर्ड की बात करिए ए एंड सी के लिए, तो k a पे है q/2, c पे है 3q/4, है ना। तो a एंड b चाहे a एंड c दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, और वो कितना हो जाएगा 3/8 kq² r स्क्वायर, है ना। तो अगर किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास, या किसी चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास कांटेक्ट में ले जाएंगे, तो ओरिजिनल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी चेंज, मस्ट बी चेंज। अगर चेंज में ये जो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कि Q जो नेट चार्ज है, अब नेट चार्ज क्या होगा, दैट इज Q1 + Q2/2। ये एप्लीकेबल तब तक है जब तक साइज एंड शेप ऑफ द ऑल बॉडीज मस्ट बी सेम, जब तक सेम है तब तक हम आइडेंटिकल के है तब लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। फिर उस केस में कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डील करना है, वहां पे आइडेंटिकल शेप एंड साइज के नहीं वीडियो करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया। तो क्या है टू इंसुलेटेड चार्ज, अब ये तो एनसीईआरटी का एज इट इज आपको बुक में मिल जाएगा। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, पॉइंट चाहिए, आगे लिखा हुआ होगा कि जो उसका साइज है या रेडियस है वो उसके डिस्टेंस से काफी छोटा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉइंट चार्ज। यही तो पॉइंट चार्ज होने की कंडीशन है कि जो साइज है या रेडियस है किसी पॉइंट चार्ज का, ये उसके सेपरेशन से छोटा होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, जो है, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज Q1, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। इस पे चार्ज हमने मान लिया कि Q1 है, इस पे चार्ज हमने मान लिया Q2 है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू इक्वल ही है। कितना है Q1 Q2, तो इस पे भी Q ही ले लेते, इस पे भी Q है, आइडेंटिकल है। कितना दे रखा है चार्ज, दिस मच। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी शायद से गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो r है। तो यहाँ पे गिवन है Q is 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम एंड डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर। आपको चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस दोनों गिवन है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आगे है कि देखा जाए तो क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इन दो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा। साथ में आगे आपको क्या करना है, also compare the Fe and Fg if each way, दोनों का जो मास है, मास के लिए बात कर रखे हैं, दोनों का जो मास है वो भी आइडेंटिकल है। मास कितना गिवन है, दोनों बॉडी पे जो मास है वो कितना 0.5 kg। तो Fg भी आपको चेक कर लेना है। चलिए चेक कर लेंगे। तो पहले 1 by 1 शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कर लेते हैं, ए पार्ट के लिए। ये गिवन था, ये ए एंड बी दोनों के लिए गिवन हो गया। अब हम ए से शुरू करते हैं। ए में भी सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K Q1 Q2/r²। दोनों Q बराबर ही है तो Q ही हो गया। क्या है Q, दैट इज, पहले तो हम K की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q इज 6.5, दो बार लिख लीजिए इसको, 6.5 10⁻⁻7 दैट इज माइनस का 14 हो गया, है ना। R की वैल्यू कितनी, 0.5 दो बार, ये कट गया, ये भी कट गया, 13 हो गया, है ना। 0.5 13 5 65, 13 5 65। आइयो पहले जो डेसिमल है वो दिख रहा है, चलो तो कट गया। तो ये है अपने पास। तो हमारे पास अब क्या हो गया, Fe की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 × 13 × 13 × 10 to the power 14 - 9 is 5, है ना, माइनस का 5, इतना कूलम है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 169 × 9 हो जाएगा, × 10 to the power माइनस का 5 है। ये कुछ इतना हो गया अपना 10 to the power माइनस का 5, या इसी को हम चाहे तो 1.52 × 10 to the power माइनस का 2 न्यूटन भी लिख सकते हैं, 1.5 × 10 to the power माइनस 2। सर नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1.52 या 1.521 ऐसे 1.5 भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, × 10 to the power माइनस 2 न्यूटन। इतना फोर्स आपको मिल गया। यही है म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज की वजह से हुआ।
सिमिलरली उसी में अगर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एफ वी एंड एफ जी। तो एफ ई तो हम निकाल चुके हैं, एफ ई की वैल्यू ये है, एफ जी की वैल्यू क्या होगी? एफ जी के लिए हम क्या करेंगे, एफ जी के लिए क्या फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, मास दोनों में सेम ही है, तो जी एम दोनों में सेम है, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिवर्सल नहीं है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो 6.67 into 10 power minus 11 इसकी वैल्यू होती है। मास कितना दे रखा है, 0.5 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5 है, ये तो बढ़िया है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, 0.5 ये बढ़िया था। पहली बार एनसीईआरटी कुछ इतना बढ़िया काम करके कि कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, जनरली बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन देते हैं। एफ जी इज दिस मच, एफ ई एंड एफ जी दोनों को ध्यान से देखें तो कौन बड़ा है, एफ ई बहुत बड़ा हो गया एफ जी के मुकाबले, देख लीजिए वैल्यू ये पीछे वाला को छोड़ो, ऐसे ही देख लो 10 power minus 2 10 power minus 11 है, तो एफ ई इज मच मच ग्रेटर हो जाएगा एफ जी, और ये हम जानते हैं, अगले क्वेश्चन में हम यही पहले कर लेंगे। इसी वजह से ने दिया हुआ कि दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन जो कि सेंटर या न्यूक्लियस में होगा, तो उसकी वजह से एफ ई एंड एफ जी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, या एफ ई एंड एफ जी का रेशियो फाइंड करके बताइए कि क्या होगा रेशियो, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो एफ ई एंड एफ जी में एफ ई हमेशा बड़ा होगा एफ जी के मुकाबले, है ना। आप बोलेंगे मास बहुत ज्यादा दे दिया जाए, मास बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो जैसे प्लैनेट प्लैनेट के केस में तो जाके थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन फिर माइनस का 11 है, काफी ज्यादा है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर प्लैनेट भी लेंगे तो दो प्लैनेट ऐसा तो है नहीं कि पास पास हो जाएगा, ये यार जो 0.5 है इतना मीटर 0.5, फर्स्ट प्लैनेट सेकंड प्लैनेट के बीच का 0.5 मीटर डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, तो डिस्टेंस भी तो प्लैनेट का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कुल मिला के ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही वीकर रहेगा देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आगे क्या करना है, बी पार्ट में आ जाते हैं, ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। बी में क्या है, बी में है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ चार्जेस ऑफ ईच स्फीयर इज डबल। ये कहां पे आ गया, चार्जेस को हमने डबल कर दिया, दोनों के चार्ज को डबल कर दिया। ध्यान से देखिए, ये जो है चार्ज अब डबल हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं Q1 अब वाला जो Q1 लिख रहा हूं एंड जो Q2 है जिसको हम Q मानने वाले हैं वो कितना हो जाएगा बता दीजिए, छोड़ो Q, ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले जो था चार्ज, पहले चार्ज कितना था Q, उसका डबल हो गया, दैट इज 2Q हो गया, है ना। तो 2 into 6.5 into 10 to the power minus of 7 कूलम, यही था ना, हाँ ये था, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर देगा, मतलब जो नया वाला डिस्टेंस है वो पुराने वाले के डिस्टेंस के मुकाबले क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सीधे आर लिख लीजिए, वो कितना हो जाएगा हाफ, दैट इज पहले कितना था 50 सेंटीमीटर, कहां था 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 का हाफ दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख लीजिए क्या होगा इसके ऊपर इंपैक्ट। अगर आपको याद हो तो जो F2/F1 का जो फॉर्मूला बना था उसमें क्या है, K तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ है ना, तो इसमें क्या है पुराना चार्ज अपॉन नया चार्ज, इसमें पहले नए चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज क्या है 2Q into 2Q हो गया कि नहीं हो गया, चार्ज ही है, ठीक है, ये चार्ज का हो गया। पहले चार्ज क्या था Q into Q। अब डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है, तो देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, F is K Q1 Q2 by R square, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो F जो है Q1 Q2 के साथ तो डायरेक्टली रहेगा, जो भी चार्ज है वो लिखा जाएगा, लेकिन R के साथ कैसे इनवर्सली है, मतलब यहाँ F2 लिखेंगे तो यहाँ R कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, और यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 वाला करेंगे। तो यही है, ये चार्ज के लिए मैंने लिख लिया, डिस्टेंस के लिए पहले 2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहले वाला डिस्टेंस कितना था 50 सेंटीमीटर है ना, नया वाला डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, हटा देना, ठीक है, तो 25 2 हो गया, और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर भी लग गया, तो Q Q Q Q कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, आई मीन 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 16 आ गया। That means F2 is 16 times of F1। इस प्रोसेस में या इस तरीके से जब चार्ज को आपने डबल कर दिया था, ईच चार्जेस दोनों चार्ज को आपने डबल कर दिया एंड डिस्टेंस को आपने हाफ किया, तो जो न्यू फोर्स मिला, न्यू फोर्स विल बी 16 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड फोर्स और प्रीवियस फोर्स, जो पुराना वाला फोर्स था उससे 16 टाइम्स ज्यादा मिला। ये है बी के लिए मुझे इरेज करना ही पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए।
अब देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस था दो चार्ज का, इसको ये फिलहाल एयर में हमने k q1 q2 by r स्क्वायर जिसमें k 9 × 10⁹ लिया था, दैट मींस वो एयर में था। अब इसी सिस्टम को कहां पे प्लेस कर दिया गया? वाटर में प्लेस कर दिया गया, लिखा हुआ है वाटर में प्लेस कर दिया गया। तो वाटर में प्लेस करने की वजह से अब क्या होगा? पहले ही बात, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस एज इट इज रहने वाला, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम, मास सेम रहने वाला है। सिर्फ सिस्टम को एयर की जगह पे वाटर में प्लेस कर दिया गया। अब ये वाटर में बस इतने का अंतर है और कुछ नहीं। तो ये रहा पहला चार्ज बॉडी दैट इज q1 जो भी था ना, ये भी दोनों पे चार्ज q ही है, डिस्टेंस अभी भी इन दोनों के बीच का क्या है? r। बाकी ये वाटर है, ये कहानी है। तो अब देख लेते क्या चेंज लगेगा। तो वाटर है तो कुछ चेंज होगा, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चेंज होगा और वो डिक्रीज करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने लगातार दो लेक्चर में हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये मीडियम में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से। देखो इसके लिए हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाली बात की नहीं कर रहा, नॉर्मली जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था बेटा भी दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शायद से कुछ 1.5 कुछ करके था, 1.5 × 10⁻⁻7 या -6 करके था, मैंने मिटा दिया है, आप देख लेना ठीक है। अगर -7 हो तो प्लीज मेंशन कर लेना उसको वहीं, या -6 हो तो ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर के केस में तो ये था। अब मीडियम के केस में क्या होगा? ये काम करता हूं मैं, ये एयर है तो एयर लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे इस बार वाटर है तो वाटर ही लिख दे रहा हूं, वाटर के केस में। ये हमें निकालना है। तो याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से मीडियम अपॉन एयर का अगर निकालना होता था तो हम क्या करते थे? एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते थे। तो सीधे आप क्या करिए, वाटर में निकालना है तो एयर में जो भी आपने निकाला था उसमें आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दीजिए। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइन व्हिच कैन हेल्प टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन मीडियम। किसी भी मीडियम की ये प्रॉपर्टी है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड फाइंड करने में, अगर उस मीडियम में उसको पुट किया जाए तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर कितना है? फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एचसी बनवा सकते हैं। तो ये इस बार क्या है, दो प्रोटॉन के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ये रहा अपना दो प्रोटॉन्स, ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोटॉन्स है। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। काफी स्पेस कम होगा इन दोनों के बीच का, जो भी हो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं होगा, तो मान के चलते कि वो आर है ना। तो इसका चार्ज, इसके चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, ई से डिनोट करते हैं। तो इस पे भी जो चार्ज होगा वो ई के बराबर होगा। इसके मास की बात कर ले तो दोनों पे मास m ले लिए। मास कितना हो जाता है? 1.672 × 10⁻⁻27 kg। तो Fe की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K q1 q2 by r square, that is K E square by r square। Fg की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? G m1 m2 by r square। दोनों प्रोटॉन है तो मास भी तो सेम ही होगा, तो मास क्या हो जाएगा? gm square, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स gm square by r square। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? रेशियो में ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो ही फाइंड करना है। Fe/Fg आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि जो रेशियो आएगा वो पावर में वेरी ना करे। आपके आंसर और जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, उसके जो आंसर है या टीचर जो आपको मिलनी चेक करने वाले हैं वो पावर ही चेक करने वाले, तो पावर से होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Ke²/Gm²। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछ लिए, यही इसी में कोई ऑप्शन हो तो पुट कर देते हैं। K 9 × 10⁻⁹। E की वैल्यू की बात करें तो 1.6 दो बार ले लेते, स्क्वायर में 10⁻⁻19 38 हो गया। इधर से बात करें G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 ये हो गया। मास की बात करें 1.67 2 × 1.672 × 10⁻⁻, कितना है? 27 कितना होगा? 54 हो गया। चलिए चेक करते हैं। अप्रोक्सीमेट ये दोनों कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि पावर बहुत ज्यादा का अंतर आने में लगेगा, नीचे बहुत, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो काफी बहुत ज्यादा बड़ा पावर बनेगा। तो 9 ऊपर बच गया, नीचे है 6.67।
ऑर्डर पावर की बात कर लेते हैं। देखिए ये सब के सब जाके प्लस होना है तो ये ऐड हो जाएगा। 9 प्लस 11 20 या 20 प्लस 54 दैट इज 74, तो 10 टू पावर 74 हो गया, है ना। 9 प्लस 11 20 प्लस 54 दैट इज 74, माइनस का 38 हो जाएगा। तो 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 14 माइनस 8 इज 6, 6 माइनस 3 इज 3, तो 36, 1 पॉइंट समथिंग 1.23 या 4 जो भी हो 1.3 लिख लेता हूँ, ये मैं भी चेंज करेगा, डिवाइड कर लेना, इंटू 10 टू दी पावर क्या है 36, ये वैल्यू 1.3 इंटू 10 पावर 36। कहने का मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस इज 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. Therefore, we can say that the electrostatic force between subatomic particles like protons or electrons, इलेक्ट्रॉन के केस में तो 10 और 44 43 के आसपास चला जाता है, तो subatomic particles the electrostatic force is very very stronger than the gravitational force. gravitational force के मुकाबले ये काफी ज्यादा stronger देखने को मिलता है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में आप यही रेशियो फाइंड करेंगे, फिर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, बड़ा था लिख लिया हमने पहले, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं। हाइड्रोजन एटम के अगर हम न्यूक्लियस में देखेंगे तो 1 प्रोटॉन है और उसके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में है ना। ग्राउंड स्टेट में ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, कम एनर्जी के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हर कोई रह नहीं सकता है, तो अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है। आगे क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ, ये क्या है कि रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में अराउंड न्यूक्लियस। ये हम जानते हैं कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर, वैसे सर्कुलर इलेक्ट्रिकल दोनों होता है, दिस इज द केस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे, क्लास 11 का केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आगे हम देखते हैं रेडियस 0.5 ये दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, तो चलिए बना लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रोटॉन दिखा लिए, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व किया जा रहा है, ये है प्रोटॉन। चलिए पी से दिखा देते हैं। तो रेडियस ये सेंटर में है और ये ऑर्बिट में है, तो ये रेडियस हो गया आर। तो क्या क्या बोला जा रहा है, अगर ऐसी बात है तो फाइंड करना है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऐसी बात है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है ना, प्लस में है और ये माइनस में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बनेगा ही बनेगा। चार्ज है ना, तो प्लस माइनस में कुछ में हो तो चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बनेगा। साथ में बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से मूव कर रहे हो वो भी फाइंड कीजिए, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखिए गिवन क्या है अपने पास, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो चार्ज होता है, चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम। ये फंडामेंटल चार्ज है, ये E, इससे छोटी चार्ज की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। ये हो गया। तो पहले केस में हम लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K Q1 Q2 by R square, मीडियम क्या है, एरिया, तो K Q1 Q2 by R square। अब बताइए K की वैल्यू क्या है, 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 दोनों ही E ही है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 38 हो गया, है ना, अपॉन R। R क्या है, R इज द रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है, रेडियस कितना दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 10 to the power minus 10 कर दिया, दैट इज 5 into 10 to the power minus का 11 हो जाएगा ना मीटर में, तो 5 into 10 to the power minus of 11, 5 into 10 to the power minus of 11, ये हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। 5 3 जाते दैट इज 0.3 ले लेते हैं, एक काम करें डेसिमल में रहने देते हैं, क्यों करना है इसको, 0.5 into 10 to the power minus का 10, 0.5 into 10 power minus का 10 कर लेते हैं, तो 5 3 जा अप्रोक्सीमेशन में 5 3 जा लिख 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना 81, 81 अपॉन 0.5 एक बचा नहीं, ये तो कैंसिल आउट है, 5 3 जा 5 3 जा, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये अप्रोक्सीमेशन है, 100% नहीं है, 81 हो गया। 10 टू द पावर कितना चला जाएगा देख लेते हैं, देखिए 10 10 20 20 एंड 9 29, माइनस का 38 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं
8.1 into 10 to the power minus का 8 न्यूटन। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्या है k की वैल्यू, q1 q2 दोनों की वैल्यू हमने रख लिया। r है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में काफी छोटी यूनिट है, देख रहे हैं ना, तो वो कुछ सपोर्ट कर दे रहा है। ऐसे नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में उतना ही बढ़ाना था जितना कि 10⁻36 आया था हमारा पिछले वाले केस में प्रोटॉन क्योंकि प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस ना के बराबर बहुत ही कम डिस्टेंस है ना, जबकि यहाँ पे है। और वैसे भी हम लोग कंपेयर किया था Fe और Fg के बीच में, तो ये हो गया Fe। अब बोला जा रहा है कि स्पीड भी कैलकुलेट कीजिए, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो अगर आपको याद है मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ा या नहीं, 11th का याद है, तो वो क्या होता था, v इक्वल टू हम निकालते थे तो वो 2.8 करके आता था, 2.8 या 18 into 10 to the power 6 into z/a, ये था फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। 2.18 into 10⁻6 into ये होता है इलेक्ट्रॉन के स्पीड। हाइड्रोजन केस में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है तो ये भी 1 और ये हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर भी 1, दोनों केस ये 1 हो गया तो ये यही आ जाएगा 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे तो जो गिवन है उसकी हेल्प से करने वाले, तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास दो फोर्स लग रहे होंगे चार्जेस की वजह से। इधर देख लीजिए, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो फोर्स है तो दोनों बराबर हो गए, तो Fc इज इक्वल टू हमने Fe लिख दिया mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k q1 q2 दैट इज ke स्क्वायर बाई, इस पे भी चार्ज e, इस पे भी चार्ज e, r स्क्वायर है ना, तो r से r कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ke स्क्वायर अपॉन mr हो गया। ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं ke स्क्वायर बाई mr हो गया। स्पीड वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप क्या करना है, इसकी वैल्यू तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्यों ऐसे में जाना है, सिर्फ आप सिर्फ क्या कर देंगे m और r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो वो ज्यादा ये रहेगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, चाहे यहाँ से नहीं चाहे वहां से एक ही वैल्यू आनी। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू की बात करूं तो mv स्क्वायर बाई r, दिस इज v निकालना है, इज इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, ये कितना है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है, लगभग 8 है, 8 into 10 to the power minus of 8 है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 into 10 to the power minus का 8, रेडियस कितना दे रखा है r, रेडियस कितना दे रखा था, ये रहा 0.5 into 10 to the power minus का 10, ठीक है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9 into 10 to the power minus का 31, और इन सबको पुट कर देना है रूट के अंदर। चलिए रूट के अंदर हमने पुट कर दिए, 8 5 जा कितना होगा 40, तो 4 बच गए, तो 4/9 into 10 to the power 31 and 8 39 and 10, तो 49 हो गया, 10 to the power सॉरी ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों क्या है, ये माइनस में है, तो पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 18 होंगे, और ये 31 माइनस का 18 हो गया, क्योंकि ये माइनस से ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, 11 minus 8 is 3 and 2 minus 1 is 1, 13 प्लस का 13, तो ये 13 हो गया प्लस का, ये रूट में है। अब 4 के लिए 2/3 तो आप कर सकते हैं, कर भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहे कि ये 12 कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 13 तो रूट से बाहर हो नहीं पाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 14 और इसको 9 को तो आप 3 करके बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 हो गया, इसको भी चाहे तो आप 2/3 करके बाहर निकाल लीजिए, रूट के अंदर क्या कर दीजिए, इसको 10 लिख दिया और 10/12 लिख दिया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा स्पीड, देख लीजिए 2/3, 10 के लिए कितना हो जाएगा 3.3 समथिंग इनटू इधर कितना 10/6 है ना, 12 की जगह पे, तो ये 1.1 के आसपास, ये सब एप्रोक्सीमेशन का था, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि हमने मास 9 लिया, 9.1 होता है, और हमने कहा एप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा, यहाँ पे भी एप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत का अंतर आएगा, बहुत ही ना करा, पावर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया देख लीजिए, स्पीड कितना आना चाहिए 2.18, क्योंकि हाइड्रोजन केस में z और n दोनों 1 होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोला गया है, तो n भी 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2.2 के आसपास है ना, 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, देख पा रहे, तो कितना है 2.2 into 10 पर, यही 2.12, ठीक है नहीं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है अराउंड न्यूक्लियस, तो स्पीड क्या होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी कम है, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल काफी छोटा भी होता है, चार्ज भी काफी स्मॉल है, तो बनता है इतना कम, और उसके स्पीड देख रहे हैं
अराउंड लाइट की स्पीड के आसपास है, उतना तो नहीं है लेकिन अराउंड तो है, कह सकते हैं सर। चलिए तैयार हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है तो टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम, ए चार्ज जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, लेंथ क्या है 1 मीटर, एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, टेबल पे रख दिया गया तो उसमें टेंशन निकालना। टेंशन देखते ही टेंशन होने लगी, ये तो 11th फिर से आए नहीं, बहुत ही सिंपल है। हाँ नेम सिर्फ टेंशन जो 11th का वो है बस, बाकी सब चीज सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है देख लीजिए पहले, ये फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, ये दो चार्ज है, दोनों की जो वैल्यू है चार्ज की सेम है 2 × 10⁻⁸ कूलम, 2 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों सेम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, ये जो है स्ट्रिंग है 1 मीटर। अभी तो चार्ज है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं, चार्ज है दोनों, ये चार्ज है फिलहाल, अभी अलग अलग ये चार्ज है, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच कोई प्लेस कर दिया है। अब इसको हमने पकड़ा, दोनों चार्ज को पकड़ा, इंडिविजुअली पकड़ा, और एक टेबल पे हॉरिजॉन्टल जो टेबल है उस टेबल पे हमने इसको रख दिया, ठीक है, ये टेबल मान लेते हैं, ये टेबल है, इस टेबल पे हमने इन दोनों चार्ज को रख दिया। अब इस टेबल पे जो हमने रखा है उसको दोनों चार्ज को बांध दिया है या रख दिया इस तरीके से कि ये लेंथ, ये जो अब स्ट्रिंग है, दिस इज नाउ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग की हेल्प से हमने इसको बांधा है, चार्ज अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है, बट अभी ये क्या है, ये स्ट्रिंग है दोनों के बीच। पहले जो डिस्टेंस होता था एज्यूम कर लेता, इन दोनों को बांध के उसे रखा गया, ठीक है, ठीक है ना, ज्वाइन किया गया, लिखा हुआ है ज्वाइन कर दिया गया, तो उसकी हेल्प से हमने करा है। और अब ये जो डिस्टेंस है उसके लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ की डिस्टेंस कितनी है तो बता दीजिए 1 मीटर है। अब देखिए क्या है, क्या पूछा गया कि टेंशन बताइए, तो टेंशन वही होगा, देखो इसमें इसकी वजह से जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वही तो टेंशन भी होगा। क्या होगा, तो वो पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, होल सिस्टम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसका कोई मोशन नहीं, कोई मोशन है ना, इधर ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ना इधर हो रहा है, ना वेलोसिटी है, कोई कहीं की तरफ नहीं जा रहा, वहीं पे रेस्ट में। होल सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम कहाँ पे, रेस्ट में, रेस्ट में होने की वजह से इक्विलिब्रियम में। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 लिख देते हैं। नेट फोर्स में कौन कौन होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल, है ना। तो स्ट्रिंग में मान लेते हैं आप यहाँ पे टेंशन लिखते हैं T, तो इस केस में ये वाला इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, आई होप आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इधर की तरफ, है ना, बस वही वाली बात है। तो किसी को पहले किसी को बात मान दे, तो T माइनस का Fe, यही से हमने देख लिया, इज इक्वल टू 0, क्यों, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस तो लगना ही था, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया Fe, बस नाम आया है टेंशन का, बाकी काम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या होता है 9 × 10⁻⁹, वेरी गुड, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 देख लीजिए कितना है, 2 × 10⁸, तो 2 10⁸ 16 हो गया, है ना। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 निकलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 2 4 9 36 माइनस का 7 हो गया कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ न्यूटन। ये हो गया टेंशन। कहने का मतलब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जैसे है वैसे ही रखने के लिए टेंशन इस पे कितना लगेगा, 3.6 × 10⁻⁶ न्यूटन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा होगा इतना है। अगर नहीं लगेगा तो ये तब ये रस्सी उसको बांध के नहीं रख पाएगा। अगर मान लीजिए रिमूव कर दिया रस्सी को हटा दिया, फिर से उसी टेबल पे दोनों चार्ज को ऐसे ही डाल दिया, ठीक है, तो क्या टेंशन हो, टेंशन 0, रस्सी नहीं तो टेंशन किस बात की, रस्सी है तभी तो टेंशन है, स्ट्रिंग कर तो टेंशन खत्म। तो क्या अब इक्विलिब्रियम में नहीं देंगे, वो डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रख दिया और एकदम अच्छे से चार्ज को रख दिया है, तो वो इधर उधर नहीं भाग रहा, तो बिल्कुल रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, तो दोनों चार्ज कर जाएगा, तो वो अलग चीज होगी, है ना। तो टेंशन तभी तक रहेगा जब तक रस्सी है। इससे पहले कभी भी हमने ज्वाइन नहीं किया था, दोनों को प्लेस किया था, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस हुआ करता था, तो टेंशन नहीं था। इस बार है तो टेंशन है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल होगा। थैंक यू सो मच।